तो गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हमारा नया टॉपिक होगा वो है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जी भाई, सिंबल की अगर मैं बात करता हूँ तो डेल्टा एच स्टैंडर्ड कंडीशन है तो नॉट। अब हम क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट released when 1 gram equivalent acid is neutralized by 1 gram equivalent of base। तो ये यहाँ पे अपने को समझा रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर कोई एसिड ले लिया है, जैसे ये एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, तो इसका हमें लेना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर मैंने यहाँ पर बेस ले लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी क्या हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये हमें क्या दे देगा अभी, सॉल्ट, ये भी सॉल्ट और वाटर। तो भाई इस तरीके की रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब सिंपल सी बात है कि जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस जो रिएक्ट करेगा, वो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वही कहलाएगा। तो ये कितनी एनर्जी रिलीज़ करता है, माइनस का 13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर माइनस का 57.1 किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो भैया ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, क्योंकि हम कई बार यूनिट देखते हैं तो वो मोल में भी लिखा होता है। तो इसका मतलब है कि 1 मोल प्रोड्यूस करे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल प्रोड्यूस H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, तो ही हम मानेंगे। तो जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब इस चीज़ को समझो, मैंने अभी ऊपर क्या लाइन बोली। जैसे एग्जांपल है कि भाई HCl को न्यूट्रलाइज करना है, किससे, NaOH से करना है। तब मैं इसमें 1 ग्राम बोल दूँ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोल दूँ, या फिर मैं 1 मोल बोल दूँ, एक ही बात है, वो दोनों सेम हीट प्रोड्यूस ही करेंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर H2SO4 बोल दिया, तो हम लोगों को अब ये देखना है कि इसका, अगर मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोला तो इसका मतलब 1 H प्लस जो होगा वो कितना हो जाएगा, NaOH के 1 OH माइनस आयन से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कहा 1 मोल, तो हमारे 1 मोल H2SO4 ने कितने H प्लस प्रोड्यूस करे, 2। अगर 1 मोल H2SO4 2 H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन के लिए मुझे 2 OH माइनस आयन चाहिए। तो इसका मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी, सॉल्यूशन में H प्लस आयन एक्सेस रहेगा। तो अगर मुझे इसको न्यूट्रलाइजेशन पे लेके जाना है, तो मुझे यहाँ पर इसका हाफ मोल ऑफ H2SO4 लेना होगा। तो जब मैं हाफ मोल ऑफ H2SO4 लूँगा, तभी मैं इसके लिए क्या कह दूँगा, न्यूट्रलाइजेशन। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो 1 मोल H प्लस आयन या फिर 1 मोल OH माइनस आयन के इक्वल होना चाहिए। यानी कि 1 मोल H प्लस आयन और 1 मोल OH माइनस आयन प्रोड्यूस होते हैं, तो भी उस वक्त हम यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, मैंने फिर से यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करी है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोलेगा तो 1 H प्लस जो है वो 1 OH माइनस से क्या कर जाएगा, न्यूट्रलाइज। लेकिन अगर मैंने इसका 1 मोल दिया, तो सिंपल सी बात है कि हमारे को H2SO4 से 2 H प्लस मिलेंगे। तो इसलिए मुझे H2SO4 का कितना मोल लेना होगा, हाफ। जब मैं हाफ करूँगा तो सिर्फ एक H प्लस आएगा और 1 OH माइनस आएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे बोलूँ कि जो 1 मोल H प्लस आयन है और 1 मोल OH माइनस आयन है, जब ये रिएक्ट करेंगे, तब यहाँ पर सॉल्ट प्लस
वाटर जो है वो मिलेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो बेसिकली आपको ये चीज़ सारी समझ में आ गई होगी। तो अगर मैंने वहाँ पर मोल, मतलब अगर आपको वहाँ पर किलो जूल पर मोल दिख रही है तो इसका मतलब है सारा डेटा मोल में पूछा गया है। अब सिंपल है कि भाई हमारे पास जो है वो हीट जो है वो रिलीज जो है सबसे ज़्यादा कौन करेगा। साफ अभी थोड़ी देर पता चला है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें एनर्जी कम रहेगी। फिर वीक एसिड और वीक बेस, इसमें सबसे कम रहेगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले कि भाई चलो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करता हूँ, तो सिंपल है कि अगर मैंने जैसे कि यहाँ पर HCl ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, NaOH। अब ऑफकोर्स यहाँ पर ये एक्वस स्टेट पर ही होंगे। अब जब ये एक्वस स्टेट पर होंगे तो ये पहले से ही ब्रेकेबल रहेंगे H+ और Cl- में। NaOH की बात करें तो ये भी एक ब्रेकेबल फॉर्मेट में होगा Na+ और Cl- में। और जबकि यहाँ पर हमें मिलता है NaCl सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड। तो वैसे NaCl यहाँ पर भी अगर मैं कहूँ सॉल्ट एक्वस फॉर्म में ही रहेगा तो ये भी ब्रेकेबल रहेंगे Na+ और Cl- में। तो अगर आप ध्यान दो तो भाई देखो, रिएक्टेंट साइड क्लोराइड आयन, प्रोडक्ट साइड क्लोराइड आयन कैंसिल आउट, रिएक्टेंट साइड सोडियम, प्रोडक्ट साइड सोडियम कैंसिल आउट। तो यहाँ पर ओहो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो 1 मोल H+ आयन, 1 मोल OH- आयन प्रोड्यूस क्या कर रहा है, वाटर। 1 मोल वाटर बना गया। तो ये क्या कहलाएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो अभी मैंने बता दी कितनी एनर्जी रिलीज ये लोग करेंगे। ये तो हुआ तब जब हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया। अगर मान लीजिए कि मैंने कोई वीक एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो जैसे मान लो वीक एसिड मैंने ले लिया है, ये है आपका एसिटिक एसिड। ये क्या हो गया आपका भाई, एक स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ जी, अब यहाँ पर बनता है प्लस वाटर। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये है वीक एसिड आपका, कौन सा, एसिटिक एसिड। अब अगर ये वीक एसिड है तो ये तो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि वीक एसिड आयनाइज कहाँ होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको तोड़ने के लिए मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया भाई, ΔH आयोनाइजेशन। यही हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि मुझे आयन बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये अगर आयन बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी तो फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि मेरे को देनी पड़ रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव हो गया। अब अगर ये पॉजिटिव हो गया तो सिंपल है कि ये टूटेगा, CH3 CO O नेगेटिव प्लस H+, ये हो गया। ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो तो खुद ही डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे। ये टूट गया। सॉल्ट, सभी टाइप के सॉल्ट चाहे वो वीक के ही क्यों ना हो, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनते हैं, और ये आपका बन गया वाटर। तो भाई देखो, एसिटेट आयन से एसिटेट आयन गया, सोडियम आयन से सोडियम आयन गया, तो बचा कौन, H+ OH- और वाटर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, तो अब नोटिस करना, मेरे को एसिटिक एसिड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी। तो सिंपल है, ΔH आयोनाइजेशन देनी पड़ेगी भाई मेरे को, सही है कि नहीं। और भाई सिंपल है, H+ और OH- आयन जो है, 1 मोल H+ और 1 मोल OH- आयन जो रिलीज वाटर बनाएगा, तो एनर्जी रिलीज कितना करेगा, -13.7 मान लो किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अब अगर मैं नोटिस करूँ तो जो भी एनर्जी निकलेगी वो -13.7 से कम ही होगी। क्यों, क्योंकि मेरे को वीक एसिड को तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ी, एडिशनल एनर्जी देनी हुई आयनाइजेशन के लिए। तो ये लो भैया,
तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ओवरऑल निकलेगी वो 13.7 से कम हो जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ वीक एसिड और वीक बेस की, तो भाई अगर मैंने यहाँ पर एसिटिक एसिड ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है, तो सिंपल है कि यहाँ पर और यहाँ पर जब मैं तोड़ने जाऊँगा तो यहाँ मुझे डेल्टा एच एडिशनल प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो भाई एसिटिक एसिड का डेल्टा एच और NH4OH का डेल्टा एच, तो अगर मैं इसका ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच आयोनाइजेशन किसका हो जाएगा, ये एसिटिक एसिड का, प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन किसका हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड -13.7, तो ये और कम हो गई। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है स्टोरी। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई एक एक्सेप्शन है जिसको आप याद रखो, वो होगा यहाँ पर HF। तो अगर हम HF की बात करें तो भाई वैसे तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यही इसकी खासियत है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, वो होने की वजह से ये एक्सेस ऑफ एनर्जी यानी कि -13.7 से ज़्यादा अपने को एनर्जी रिलीज़ करके देगा, क्योंकि HF स्प्लिट होगा तो F नेगेटिव बनेगा, और F नेगेटिव की क्या होती है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, so it release more than -13.7 और -57.1, 13.7 किलो कैलोरी, और ये हो जाएगा आपका किलो जूल। ठीक है कि नहीं। ओके, अब यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो क्या होगी, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्या हो जाएगी वो, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of HCl by NH4OH is माइनस का 50 किलो जूल पर मोल। फाइंड डेल्टा एच आयोनाइजेशन NH4OH। ठीक है भाई। अब देखो एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए हमेशा न्यूमेरिकल एक सरदर्द फॉर्मेट में ही आया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि भाई सारे बच्चों के साथ ऐसा हो, बट स्टिल अगर मैं कहूँ तो अधिकांश थोड़े से ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको न्यूमेरिकल से डर ही लगता है। तो इसमें क्या तरीका अपनाएं अपन कि जिससे कि न्यूमेरिकल, इस तरीके के न्यूमेरिकल जो है वो हम बहुत तेज़ी से कैच कर जाए। तो भाई सिंपल है, इन्होंने है ना हम लोगों को ना एक एसिड दे रखा है स्ट्रॉन्ग वाला और एक बेस दे रखा है वीक वाला। अब इसको ना हेस लॉ में कन्वर्ट कर देंगे अपन। कैसे? जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना उसका सिर्फ H+ ले लो, ओनली H+, Cl- हटा दो, और जो वीक है उसको आप पूरा लिखो। तो ये तय रहा कि इनके बीच में रिएक्शन होगी, तो अमोनियम तो सॉल्ट बन गया और वाटर रिलीज हो गया।
ये तो हो गई आपकी, ये इसको आप बोल दो डेल आर एच वन, याद आ गया, हेस लॉ में अपन करते थे। ठीक है, अगला पार्ट क्या करना है कि जो सेकंड इक्वेशन है वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही लिखो, यानी कि H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स वाटर, तो ये हो जाएगा आपका डेल आर एच टू, ये हो गया। थर्ड जो है वो देखो, इसने क्या लिखा, आयोनाइजेशन, यानी कि जो NH4OH है ना, उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देनी है। तो आयनाइजेशन मतलब मेरे को देनी पड़ेगी, तो इसको आयन में तोड़ना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा NH4 प्लस एंड OH माइनस, ये हो गई आपकी डेल आर एच 3 नॉट। अब अपने को ना फाइंड क्या करनी है, ये वाली इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, हेस लॉ लग गया। इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, मुझे ये जो है ना वो दिखाई दे रहा है रिएक्टेंट साइड, जबकि ये भी अपने रिएक्टेंट साइड ही है, कोई दिक्कत है नहीं। डेल्टा एच सी नॉट इक्वल टू अमोनियम आयन मुझे प्रोडक्ट साइड दिखाई दे रहा है, ये रहा जी प्रोडक्ट साइड दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे OH माइनस आयन जो है वो कहाँ दिखना चाहिए था, प्रोडक्ट साइड। इधर भाई सब कहाँ दिख रहा है मेरे को, रिएक्टेंट साइड। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को क्या करनी है, रिवर्स, यानी कि डेल आर एच वन नॉट माइनस डेल आर एच टू नॉट। ओके, अच्छा ये किलो जूल पर मोल में दे रखी है, इसका मतलब है माइनस का 50 किलो जूल पर मोल, और ये कितना होता है माइनस का 57.1 किलो जूल पर मोल, माइनस का 50 प्लस का 57.1, तो आंसर। अब आयनाइजेशन कैसी होती है, एंडोथर्मिक, ये देखो एंडोथर्मिक आ गई, प्लस का 7.1 किलो जूल पर मोल। ये दो कोई सी भी आप इक्वेशन जो है वो करोगे आप इसी तरीके के पैटर्न को अगर आप अपनाओगे ना, तो मेनली ऐसे सवाल जो है वो होने लग जाएंगे, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये शब्द कह रहा है कि भाई आपको बताना है 0.5 मोल ऑफ HN3 इज न्यूट्रलाइज विद 0.5 मोल ऑफ NaOH। ठीक है, तो भाई हमारे पास जो है वो रिएक्शन हो रही है HNO3 NaOH के बीच में, यहाँ पर मुझे मिल जाता है सॉल्ट और इधर मेरे को मिल गया वाटर। ठीक है, अब ये मोल कॉन्सेप्ट हो गया पूरा, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट है, साफ दिख रहा है कि भाई इसका स्टार्टिंग में अगर मैंने 1 मोल लिया और इसका मैंने 1 मोल लिया, तो इन दोनों ने 1 मोल की कितनी एनर्जी रिलीज़ करी, किलो जूल में निकालनी, तो 57.1 किलो जूल पर मोल में निकालना, यही हुआ। तो अब अपने को कितना दे दिया 0.5, इसका भी कितना दे दिया 0.5, तो आंसर आ गया x। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 57.1 गुणा 0.5, करो भाई कितना हो जाएगा, किलो जूल पर मोल। मैनुअली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, शायद कुछ ऊपर नीचे है कि एक बार आप चेक जरूर कर लेगा। ये इसका पहला तरीका हो गया, मोल कॉन्सेप्ट सवाल हो गया। अब यहाँ पे है सीधे यूनिटरी मेथड लगा दो, आपका काम बन जाएगा कि 1 मोल में कितनी एनर्जी खर्च कर दी है। सेकंड ये है कि
अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो HNO3 जो है वो NaOH से रिएक्शन कर रहा है, NaNO3 का फॉर्मेशन हो गया, वाटर रिलीज कर दिया। अब इसका जो मोल दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.5 मोल, और ये किसका दे रखा है 0.3। अब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है इसमें मोल बराबर नहीं है, यानी कि एक मोल एक्सेस में और एक मोल लिमिटेड है। तो जो लिमिटेड होगा वो जल्दी ख़त्म होगा, उसे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि सॉल्ट कितना बनेगा। तो यहाँ इन दोनों में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ये रहा, यानी कि इतने ही मोल इन दोनों में से, इन दोनों के इतने ही मोल रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट बन जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा, मोल कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो एक मोल होता है एसिड का और एक मोल जो होता है बेस का, वो जब रिएक्ट करेंगे तो कितना रिलीज होगा -57.1। तो जब 0.3 मोल होगा तो कितना हो जाएगा x बराबर -57.1 इंटू 0.3। अब ये कितना हो जाएगा 3 21 17, ठीक है ना, 17 पॉइंट माइनस में किलो जूल पर मोल किया। तो होप सो आप लोगों को इन सवालों को करने का तरीका समझ में आ गया होगा। एक पैटर्न और देख लेते हैं। मान लेते हैं आपको ऐसा मिल जाए कि भाई 100 ml है और 200 ml है। तो 100 ml की अगर मैं बात करूं HCl, तो भाई अब हमारे को मोल्स के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, तो मैं सबसे पहले तो इनके ना मोल्स निकाल लूँगा। अभी मोल भी कैसे निकाल सकता हूँ कि जो वॉल्यूम है वो तो मेरे को ml में गिवन है, तो यस ऑफ कोर्स ये हम लोगों को मिली मोल का डेटा दे देगा। तो ये मिल गया मेरे को 20 मिली मोल, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे QH ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 40 मिली मोल। अब यस ऑफ कोर्स ये एसिड है, ये बेस है, ये स्ट्रॉन्ग और वो भी स्ट्रॉन्ग, तो एसिड बेस में रिएक्शन तो होगी ऑफ कोर्स। और जो सॉल्ट बनता है उसके बारे में हम कितनी बार जानते हैं, उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी होती है, चेंज नहीं होगी। तो भाई अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ कि भाई जो एक्सेस में है वो कौन है, वो बेस है, 40 मिली मोल है, तो जो सॉल्ट बना है उसको हटाना पड़ेगा। तो क्या कहूँगा भाई 40 माइनस 20 कितने मिली मोल बन गए, मतलब जो बचे कितने हो गए 20 मिली मोल। तो कितने रिएक्ट हो रहे थे 20 मिली मोल रिएक्ट हो रहे थे। तो अब सिंपल है कि अगर मैं ये कहूँ कि एक मोल के अंदर -57.1 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। अब मिली मोल को मोल में कन्वर्ट कर दो भाई, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 हो गया। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मोल में x हो जाएगा। तो x बराबर -57.1 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 आ गई। ये हो जाएगा 2 14 माइनस का 0.1142 किलो जूल पर मोल। आई थिंक मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ, तो कैलकुलेशन का थोड़ा सा आइडिया मुझे कम लगेगा कि अगर मैंने ये गड़बड़ करी ना, यहाँ पे 20 आना है, ये 20 आना है, तो फिर ये आंसर ही आएगा। बहुत 2 कर दिया माइनस का 1.142। तो कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन मैनुअली बहुत तेज़ी से यहाँ पे कर दिया है, लेकिन कोई इतनी हार्ड तो नहीं है, बट स्टिल मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई भी गलत कैलकुलेशन का आंसर दी जाए। ठीक है, मेथड देख लेना, मेन तो मेथड है। ठीक है, तो भाई ये होती है आपका यहाँ पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का टॉपिक। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, जैसे ही आप ये क्वेश्चन कर लो प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिएगा मेरे को। 200 ml of 0.1 m H2SO4 की रिएक्शन 150 ml of 0.2 m KOH। इसका आंसर मुझे कमेंट में कर दीजिएगा।
तो आज का टॉपिक यही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।